दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने जहाँ लेक्चर कंप्लीट किया था, मतलब जहाँ रोक दिया था हमने, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे आज। कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, आज उसके आगे से करते हैं। तो देखिए, जॉनसी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना कल। तो देखो, जॉनसी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, जब वो वहाँ से गए। कौन? देखो, यहाँ पे बात हो रही है, अभी हमने जहाँ तक लास्ट टाइम कंप्लीट किया था वहाँ पे जो शू है वो भैरमन को बुलाने गई थी कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनानी है, ताकि मतलब एक आदमी की पेंटिंग बना के मैं जल्दी से मार्केट में बेच के आऊँ और उससे पैसे मिलेंगे तो उससे मैं फिर क्या बोलते हैं, जॉनसी के लिए कुछ खाने के लिए वगैरह चीज़ लाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ हम लास्ट कल वहाँ तक कर ली थी। तो भैरमन फिर लास्ट में रेडी हो गया था, है ना। वो शराब के नशे में था, नशे में वो ये भी बड़बड़ाता रहा कि बोलता रहा कि हाँ एक दिन मैं अपना मास्टरपीस ज़रूर बनाऊंगा, ये सब चीज़ें बोलता रहा। और फिर वो अपनी खुद की पेंटिंग बनवाने के लिए भी रेडी हो गया। ठीक है, तो जॉनसी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, शू कवर्ड द विंडो। तो जॉनसी सो रही थी उस वक्त जब वो वहां से गए। शू ने विंडो को ढक दिया, शू ने विंडो को ढक दिया, हाँ, कि ये बार बार उधर ना देखने लग जाए। एंड टुक भैरमन इनटू द अदर रूम, और दूसरे रूम में ले गए भैरमन को। ठीक है, देर दे लुक्ड आउट द विंडो फियरफुली एट द ट्रीज, वहां पर वो भी विंडो की तरफ देखने लगे बिल्कुल डर के मारे, ट्री की तरफ, मतलब कि वही पत्तियां झड़ रही हैं इसकी, और जॉनसी क्या क्या सोच रही है मतलब इसके बारे में कि पत्तियां सारी गिर जाएंगी तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, ये सब। तो वो भी थोड़े डर गए एकदम, देख खिड़की की तरफ, जैसे देखिए पेड़ की तरफ। तो देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, फिर वो एक क्षण के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे बिना कुछ बोले, विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, आप कह सकते हो कि बहुत ठंडी बारिश हो रही थी। अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, मतलब मौसम बहुत ठंडा था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, रात का समय था। विद लिटिल स्नो इन इट टू, और हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी साथ में। भैरमन सेट डाउन एंड शू बिगिन टू पेंट, तो भैरमन नीचे बैठ गया और शू पेंटिंग करना स्टार्ट हो गया। मतलब भैरमन सब्जेक्ट था, भैरमन की पेंटिंग की जा रही थी शू के द्वारा। शू क्या कर रही थी, भैरमन को इसलिए तो लाई थी कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगी। ठीक है, शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, रात भर वो काम करती रही, मतलब रात भर वो पेंटिंग बनाती रही। कौन? शू। इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप शी वेंट टू जॉनसीज बेड साइड, सुबह सुबह जब मॉर्निंग हुई तो आफ्टर एन आवर स्लीप, एक घंटे वो नींद लेके फिर क्या गई, कहाँ गई वो, जॉनसी के बेडरूम में गई, मतलब बेड साइड वहां पर गई। एंड जॉनसी विद वाइड ओपन आइज वाज लुकिंग टुवर्ड्स द विंडो, और जॉनसी अभी भी आंखें खोल के मतलब विंडो की तरफ ही देख रही थी। आई वॉन्ट टू सी, शी टोल्ड शू, उसने शू से बोला कि मुझे देखना है कि क्या हुआ बाहर, क्योंकि रात के टाइम जब शू कमरे से बाहर गई, शू और भैरमन, तो वो विंडो को बंद कर गए थे, ढक गए थे एक्चुअली, ताकि वो देख ना पाए जॉनसी बाहर। और क्योंकि वो पेंटिंग बनाने दूसरे कमरे में चले गए थे, इसलिए वो कमरा, मतलब वो विंडो बंद कर गए थे। तो अब सुबह हो गई है, तो क्या हो गया है, जॉनसी है ना, शू से बोल रही है मुझे देखना है कि बाहर क्या हुआ है। शू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, शू ने क्या हुआ, खिड़की से कवर हटाया। ठीक है, बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, देयर स्टिल वाज वन लीफ टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल। अब रात भर बीटिंग रेन, यानी रात भर बारिश होती रही है, एंड द वाइल्ड विंड, और जंगली हवा चलती रही है, दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, पूरी रात भर चलती रही है, जो रुकी नहीं, है ना। देयर स्टिल वाज वन लीफ टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल, परंतु आज अभी भी वहां पर एक पत्ती बाकी है जो कि दीवार के सहारे नजर आ रही है, वहां पे एक पत्ती अभी भी टिकी हुई है। ठीक है, इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, यही आखिरी पत्ती है पेड़ पर। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन, ये अभी भी हरी है, नियर द ब्रांच, टहनी के वहां पर लगी हुई है और अभी भी हरे कलर की है। बट एट द एजेस इट वॉज टर्निंग येलो विद एज, परंतु ये किनारों से थोड़ी सी पीली पीली पड़ती जा रही है उम्र के साथ में, है ना। मतलब जहां पर टहनी से टकी हुई है, जैसे मान लो ये टहनी है ना, ये टहनी है और ये पत्ती है ना, इस तरह से। तो जहां पे ये यहाँ वाले पोर्शन में तो ये क्या है, हरी हो रखी है, ठीक है, परंतु किनारों से यहाँ पीली पीली पड़ गई है। ठीक है, इस तरह से। तो इट इज देयर इट वाज हैंगिंग फ्रॉम ब्रांच नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, वह वहां अभी भी हैंगिंग लटकी हुई है, अभी भी लटकी हुई है एक टहनी से, नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, एंड 20 फीट, ग्राउंड से 20 फीट ऊंचाई पर अभी भी वो टकी हुई है। इट इज द लास्ट वन, सेड जॉनसी, जॉनसी ने बोला यही आखिरी वाली है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग नाइट, मैंने सोचा था ये रात में पक्का गिर जाएगी। आई हर्ड द विंड, मैंने हवा भी खूब सुनी थी, मतलब हवा भी सुनी थी, हवा चल रही है, तो मैंने सोचा ये रात में गिर जाएगी। इट विल फॉल टुडे, परंतु ये आज गिरेगी। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी वो बोल रही है कि अभी रात को, मतलब ठीक है, रात में उम्मीद की थी गिर जाएगी, इतनी हवा चली, परंतु रात में नहीं गिरी, तो कोई बात नहीं, पर ये दिन में जरूर गिर जाएगी आज। इट विल फॉल टुडे, और जैसे ही गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। डियर जॉन्सी, सैड सू ने बोला प्यारे जॉन्सी, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। इफ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, वॉट वुड आई डू,
अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर पाऊंगी। मतलब देखो, शू उसकी इतनी अच्छी मित्र बन गई है, वो तो एक तरह से उसे बचाना चाहती है जॉन्सी को, कि तुम खुद के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अगर तुम खुद ही नहीं सोचोगे अपने बारे में तो फिर मतलब मैं जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रही हूँ, जो मैं प्रयास कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, मतलब वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब ये है। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज अ सोल व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। मतलब देखो, सबसे अकेली चीज संसार में क्या हो जाती है कि वह आत्मा होती है जो तैयार हो रही होती है संसार को छोड़ के एक लंबी रास्ता जर्नी पे जाने के लिए, एक लंबी यात्रा पे जाने के लिए। वो जब इंसान मर जाता है तब उसकी आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। तो मतलब वो सबसे लोनली थिंग होती है, क्योंकि उसके साथ में कोई नहीं होता, वो आत्मा अकेली ही जाती है। ऐसा नहीं होता कि दो चार लोग साथ मर गए, चलो हमारी सबकी आत्मा साथ साथ चलेगी ऐसे नहीं होता है सब आत्माएं अपनी अपना रास्ता अकेला तय करती है। मतलब ये नहीं है कि एक साथ बहुत सारे लोग मर गए, सबकी आत्माएं साथ साथ जाएंगी, नहीं नहीं नहीं, हर आत्मा अपना रास्ता अकेला तय करती है। वो सबसे अकेली चीज होती है संसार में देखा जाए तो। द टाइज दैट हेल्ड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग वन बाय वन। अब देखो, जो टाइज यानी जो रिश्ते, वो रिश्ते दैट हेल्ड हर टू फ्रेंडशिप, मतलब जिन रिश्तों ने उसे दोस्ती से बांध रखा था, मतलब यानी कि जो दोस्ती के रिश्ते थे या बाकी रिश्ते थे, एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग, वो सब अब टूट रहे हैं एक के बाद एक, वन बाय वन। मतलब जॉन्सी के लिए कहा जा रहा है, जॉन्सी जिस तरह से उम्मीद खो रही है जीने की, वो पत्तियों के साथ साथ में अपनी जिंदगी के मतलब पल भी कम करती जा रही है। बोल रही बस मैं भी मरने वाली हूँ, जैसे पत्तियां पूरी गिर जाएंगी, ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी, मैं भी चल बसूंगी। तो मतलब उसके सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं एक के बाद एक पत्ती गिरने के साथ में। द डे स्लोली पास, दिन धीरे धीरे गुजर गया। एज इट ग्रू डार्क, जैसे अंधेरा हुआ, दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल। अंधेरा होने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी वो पत्ती लटकी हुई है अगेंस्ट द ब्रांच, मतलब अगेंस्ट द वॉल, ब्रांच पर वो अभी भी दीवार के सहारे लटकी हुई है। एंड देन एज द नाइट केम, और जब रात आई, द नॉर्थ विंड बिगेन अगेन टू ब्लो, है ना। तो जो उत्तर से चलने वाली हवा फिर से जोरदार चलने लग गई रात के टाइम। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और बारिश है ना खिड़की पर जोर से वार कर रही थी, मतलब बौछारें आ रही थी बारिश की, हवा मतलब बारिश भी हो रही थी रात को फिर से, ठीक है। When it was light enough the next morning, अगली सुबह जब उजाला काफी उजाला हो गया, तो जॉन्सी ने दोबारा कमांड किया, मतलब आदेश दिया एक तरीके से, उसने डिमांड की एक तरह से, दैट शी बी अलाउड टू सी, कि उसे देखने दिया जाए बाहर क्या हुआ रात में। मतलब रात में तो क्या करती थी शू, वो खिड़की बंद कर देती थी, है ना, क्योंकि बारिश भी हो रही है, ठंडी हवा भी आएगी, है ना, इस चक्कर में, और ऊपर से जॉन्सी भी लगातार बाहर देखती रहेगी, तो इसलिए शू क्या करती थी, खिड़की बंद कर देती। तो सुबह जॉन्सी ने बोला, जब उजाला हो गया काफी, कि मुझे अलाउ किया जाए, मुझे दिखाया जाए बाहर क्या हुआ। द लीफ वॉज स्टिल देयर, लीफ अभी भी वहीं पर थी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी लेटी हुई काफी समय तक उसे देखती रही। एंड देन शी कॉल्ड टू सू, और फिर उसने सू को आवाज दी। हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, उसके लिए खाना कौन पका रहा है आज, है ना। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने फिर बोला कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ सू। वो इसने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मतलब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी, मैं खुद ही अपनी उम्मीद हार रही थी जीने की। Something has made that leaf last stay there to show me how bad I was. कुछ तो है जिसने उस लीफ को वहां पर टिके रहने दिया, यह दिखाने के लिए, there to show me, मुझे यह दिखाने के लिए कि मैं कितनी बुरी थी, यानी मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, मैं कितनी बुरी थी। कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो है ऐसा जिसने उस लीफ को वहां टिकाए रखा। इट इज रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, ये गलत बात है, मरना गलत बात है, मतलब मरने की चाह रखना गलत बात है। इट इज रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, यानी मरने की चाह रखना गलत बात है। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं कुछ खाने की कोशिश करूंगी, बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, परंतु सबसे पहले मुझे एक शीशा ला के दो, मतलब खुद को शक्ल देखना चाहती है, शीशा ला के दो, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, जिससे मैं देख सकूं खुद को। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, और उसके बाद में मैं बैठूंगी और तुम्हें पकाते हुए, खाना पकाते हुए देखूंगी। एन आवर लेटर शी सेड, एक घंटे बाद उसने कहा, शू समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, उसने शू से बोला कि किसी दिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। अब देखो जॉन्सी की वापस जीने की उम्मीद आ गई है और अब वो जीना चाहती है ना। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद में डॉक्टर आया। शू फॉलोड हिम इनटू द हॉल आउटसाइड जॉन्सीज रूम टू टॉक टू हिम, फिर वो मतलब डॉक्टर ने जॉन्सी को देखा और वो कमरे से बाहर गया, तो शू भी उसके साथ कमरे से बाहर गई, है ना, मतलब बात करने के लिए डॉक्टर से बाहर, आउटसाइड जॉन्सी के रूम से बाहर जाके बात करने के लिए। द चांसेस आर गुड सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि चांसेस काफी अच्छे हैं। ही टुक शूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज, गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल, डॉक्टर ने शू का पतला और कपकपाता हुआ हाथ, थिन और शेकिंग हैंड मतलब ऐसे कपकपाता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और उससे बोला गिव हर गुड केयर, उसका ध्यान रखना, एंड शी विल गेट वेल, वो ठीक हो जाएगी।
एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, और अब मुझे एक और बीमार व्यक्ति को देखना है जो इसी घर में रहता है। हिज नेम इज भैरमन, उसका नाम है भैरमन, अ पेंटर आई बिलीव। डॉक्टर ने बोला कि वो भी शायद एक पेंटर है, मैं ऐसा मानता हूँ। निमोनिया टू, उसे भी निमोनिया हो गया है। माइक इज एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज वेरी इल। माइक एक बहुत ओल्ड और कमजोर आदमी है और वह बहुत बीमार है। देर इज नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, परंतु हम आज उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। वी विल मेक इट एज इजी फॉर हिम एज वी कैन, हम चाहते हैं जितना इजी हो जाए उसके लिए, मतलब उतना अच्छा ही रहे, मतलब जो भी उसको कोई ज्यादा समस्या ना हो, क्योंकि वैसे ही बहुत कमजोर है और मरने की कंडीशन में, मतलब तो ये माइक वही है, मतलब उसी के लिए बोल रहे हैं, भैरमन के लिए ना। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, शी इज सेफ, कि अब जॉन्सी सेफ है। यू हैव डन इट, तुमने कर दिखाया है। फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब सिर्फ खाना खाओ और ध्यान रखो, बस इतना ही करना है। एंड दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून सू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, सू उस बेड पे आई जहां जॉन्सी लेटी हुई थी। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने उसके मतलब चारों तरफ अपनी हाथ यूं रखा, जैसे अपन रखते हैं ना साइड वाले दोस्त के हाथ में, गले में हाथ रख के ऐसे, वैसे रखा। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, उसने कहा। किसने? शू ने कहा जॉन्सी से कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर भैरमन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे, मिस्टर भैरमन आज मर गया निमोनिया से हॉस्पिटल में। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो 2 दिन से बीमार था, मतलब केवल 2 दिन से बीमार था, पहले बीमार नहीं था। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम, मतलब जिस दिन बीमार हुआ उस दिन सुबह सुबह किसी ने उसे पाया, उसके कमरे में बीमार पाया। ही वॉज हेल्पलेस विद पेन, वो दर्द से कर्रा रहा था, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस था, मतलब पेन हो रहा था उसे बहुत ज्यादा। हिज शूज एंड क्लॉथ्स वर वेट एज कोल्ड एज आइस, उसके जूते और उसके कपड़े थे ना वो गीले हो रखे थे, एज कोल्ड एज आइस, और बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडे हो रखे थे। एवरीवन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, सब यही सोच रहे थे कि ये कहाँ था जो ऐसी हालत हो गई, मतलब इतना भीगा हुआ ऐसे ठंडा, ये कहाँ था, ये ठंडा हो रखा बिल्कुल, मतलब कपड़े सारे ठंडे हो रखे, बिल्कुल भीगे हुए बर्फ की तरह, मतलब क्या हो गया, कहाँ पर था ऐसा। द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड वाइट, क्योंकि रात तो इतनी ठंडी और इतनी जंगली थी, मतलब बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, है ना, ऐसी हालत में ये कहाँ था। एंड देन दे फाउंड समथिंग, और फिर उन्होंने पाया कुछ। देयर वॉज ए लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड, वो साथ में अपने एक रोशनी का, मतलब रोशनी भी ले गया था, लाइट करने के लिए, उजाला करने के लिए कुछ ले गया था बाहर। एंड देयर वॉज इज मटेरियल फॉर पेंटिंग, और उसका मटेरियल भी मिला पेंटिंग करने का बाहर। देयर वॉज पेंट, और वहां पर पेंट भी पड़ा हुआ था, ग्रीन पेंट, येलो पेंट, ये सब। एंड इसके साथ में लुक आउट द विंडो, विंडो से बाहर झांको। डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, वो आखिरी पत्ती देखो दीवार पे। डिडंट यू वंडर, क्या तुमने सोचा नहीं, वाई इट नेवर मूव्ड, कि ये क्यों नहीं गिरी। व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग, जब हवा चल रही थी तो ये क्यों नहीं हली एट गिरी। ओ माय डियर, मेरी प्यारी डियर, मतलब उसके लिए बोलती है जॉन्सी के लिए बोलती है शू। इट इज भैरमन्स ग्रेट मास्टरपीस, यही भैरमन का ग्रेट मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, इसने इसको पेंट किया है उस रात जब लास्ट लीफ गिरी थी। समझे क्या हुआ एंड में? भैरमन मतलब आखिरी पत्ती तो गिर गई थी उस रात को, जिस रात को, पहली रात को जब जॉन्सी उम्मीद करी थी कि आज रात को तो पक्का ये गिर जाएगी, मतलब पहली रात वाली, तो उस रात को वो लास्ट पत्ती गिर चुकी थी। पर भैरमन ने आंधी तूफान की उस मौसम में बाहर जाके दीवार पे वो पत्ती इस तरीके से बनाई कि खिड़की से झांकते हुए, मतलब जॉन्सी को ये लग रहा था कि जॉन्सी को भी और साथ में सू को भी कि पत्ती अभी भी उस पे टिकी हुई है टहनी पे, मतलब वो दीवार पे बनाई थी पत्ती तो उसने, परंतु वो देखने में ऐसा लग रहा था, मान लो टहनी यहाँ है, दीवार यहाँ है ना, दीवार यहाँ है, तो पत्ती दीवार पे बनाई गई है, परंतु यहाँ से कोई देख रहा है तो ऐसा लगेगा जैसे टहनी पे टिकी हुई है दूर से देखने पर। इस एंगल से बनाई, मतलब उसने एकदम परफेक्ट सही तरीके से बनाई कि दूर से देखने पे ऐसा लगे नहीं पत्ती दीवार पे, ऐसा लगे जैसे कि टहनी पर है। तो जो पेंटिंग से बनाई गई पत्ती है वो तो कैसे गिरेगी, ओरिजिनल तो गिर गई और वो टिकी रही। देखो वो टिकी रही, तो टिकी रहने की वजह से जॉन्सी को होप मिली कि देखो ये पत्ती अभी तक नहीं गिरी तूफान में, तो फिर मैं क्यों हार मान रही हूं। तो एक तरीके से भैरमन ने बचा लिया जॉन्सी को। उसने वो जो अपना मास्टरपीस बनाने की जो बात कहता था ना कि मैं मरने से पहले अपना मास्टरपीस जरूर बनाऊंगा, उसने मास्टरपीस ये बनाया, वो पत्ती बनाई, दैट लास्ट लीफ। समझ में आया? बहुत बढ़िया स्टोरी थी। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो मेन थीम क्या है इस स्टोरी की, है ना, इस लास्ट लीफ स्टोरी की मेन थीम क्या है। तो जो मेन थीम है ना वो है सेल्फलेसनेस प्लस सैक्रिफाइस, यानी कि निस्वार्थ भावना और त्याग। बिल्कुल निस्वार्थ भावना और त्याग, ये तो सबसे बड़ी थीम है मतलब इस स्टोरी की देखा जाए तो।
कैसे निस्वार्थ भावना किसकी? देखो एक तो शू की निस्वार्थ भावना, उसने किस तरीके से मतलब वो खुद पेंटिंग बना के पैसे कमा के, लोग तो खुद के लिए पैसे कमाते, वो पैसे कमा के जॉन्सी को ठीक करना चाहती थी कि उसके लिए कुछ खाने को लाए। उसने निस्वार्थ भावना से उसकी मदद करी। मतलब वो हर बार उसे रिक्वेस्ट करती थी कि तुम उस पत्ती के बारे में, उन पत्तियों के बारे में मत सोचो, तुम खुद के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे लिए जो एफर्ट कर रही हूँ उन एफर्ट्स के बारे में सोचो। मतलब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी अगर तुम खुद पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तुम नेगेटिव सोच के बैठी हो दिमाग में कि ये पत्तियां गिर जाएंगी, मैं भी मर जाऊंगी। तो एक तो निस्वार्थ भावना किसकी? शू की। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक देखा जाए तो बहरमन ने मतलब निस्वार्थ भावना, मतलब खुद उसने उसने खुद की परवाह नहीं करी कि बाहर कैसा मौसम है क्या है, वो बस चाहता था कि जॉन्सी, ये कोई जगह नहीं है जॉन्सी जैसी लड़की के लिए मरने के लिए। उसने बोला था ना कि इट इज नॉट ए प्लेस टू डाई फॉर ए लिटिल गर्ल लाइक जॉन्सी, मतलब इतनी अच्छी लड़की, इतनी प्यारी लड़की के लिए मरने के लिए कोई जगह नहीं है, जॉन्सी को नहीं मरना चाहिए, उसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, वो ऐसी क्या बकवास चीज सोच रही है। तो देखो उसने उम्मीद बंधाने के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बाहर गया और ऐसे मौसम में उस दीवार पर वो पेंटिंग करी और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। बहरमन ने क्या कर दिया? खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उस लड़की को बचाने के लिए। उसको पता था वो मर जाएगा ऐसे तो ऐसे मौसम में, परंतु उसने खुद की परवाह नहीं करी और उसने पेंटिंग बनाई जिससे जॉन्सी को उम्मीद मिली और वो बच गई। तो इसमें सेल्फलेसनेस और सेक्रीफाइस, ये दो थीम, निस्वार्थ भावना और त्याग, ये समर्पण, जो मतलब ये किसने मतलब किस ये कौन, मतलब ये थीम रिप्रेजेंट करती है दो लोगों की वजह से, है ना, शू और प्लस बहरमन। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे मेन थीम में। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकते हो आपसे कि जो लास्ट लीफ स्टोरी है ना, ये सेल्फलेसनेस और सेक्रीफाइस की स्टोरी है, समझाइए। तो आप यही बात बोलोगे उसमें भी। समझ गए? अब देखो इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, ये स्टोरी आपको क्या मैसेज देती है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो ये देती है मैसेज ऑफ होप, एक तो उम्मीद की। भाई जिंदगी में कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, इंसान को आखिरी क्षण तक उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। मतलब कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमको होप नहीं खोनी चाहिए। होप हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। वी शुड फाइट टिल द एंड तक लड़ना चाहिए। मतलब लोग हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद खो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए माइंड में, हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कभी मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे ना तो इंसान आधा तो तभी हार जाता है जब वो नेगेटिव सोचने लग जाता है। तो पहली शिक्षा तो यही मिलती है कि उम्मीद की किरण जब तक दिख रही है ना तब तक आपको हार नहीं मारनी चाहिए। पहला मैसेज तो स्टोरी से यही मिलता है ना। दूसरा मैसेज क्या मिलता है कि आप मतलब इंसान बोलते हैं ना, इंसान में एक जो सेल्फलेसनेस की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं है, यानी कि मैसेज ऑफ सेल्फलेसनेस भी है इसमें। सेल्फलेसनेस एंड सेक्रीफाइस जो थीम है ना वही। क्यों? देखो ऐसा है, इंसान अपने लिए बहुत कुछ करता है जिंदगी में, ये हम सब भी करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ, मतलब हम अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, परंतु इंसान को कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी करना चाहिए। ये लाइफ बेकार है, ये लाइफ क्या होगी, ये लाइफ यूजलेस है। यूजलेस है अगर आपने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए काम करते हुए बिता दी। कभी तो दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, मतलब दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए जिंदगी में। तो ये मैसेज कि वी शुड नॉट डू एवरीथिंग फॉर आवरसेल्फ, वी शुड डू समथिंग फॉर अदर्स टू, मतलब दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ हमें लाइफ में करना चाहिए। ये मैसेज भी इसमें बहुत स्ट्रांगली कन्वे किया गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल को एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो, मतलब न्यायोचित ठहराओ, सही ठहराओ कि टाइटल सही है द लास्ट लीफ, है ना। या फिर इस तरह से आ सकता है कि या तो लास्ट लीफ जो टाइटल है उसको सही ठहराओ कि ये सही टाइटल दिया है स्टोरी का, या फिर इस टाइटल की महत्वता बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, ऐसे भी आ सकता है। तो भाई दोनों एक सीन में आंसर तो एक ही बनेगा और बिल्कुल सटीक टाइटल है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी है होप की, स्टोरी है होप की, और होप इसमें एक मेटाफर, मतलब होप का मेटाफर यूज किया गया है किसके? द लास्ट लीफ के रूप में, द लास्ट लीफ के रूप में। तो जो लास्ट लीफ है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी स्टोरी उस लीफ पर टिक रही। जॉन्सी उन लीफों को गिन के, लीव्स को गिन गिन के, मतलब वो अपनी लाइफ का अंदाजा लगा रहे थे कि मैं इतना जीऊंगी। तो जो आखिरी लीफ थी वो वहां टिकी रही। क्यों टिकी रही? क्योंकि बहरमन ने उसको पेंट किया था। आखिरी लीफ गिर गई थी, परंतु उसने जो पेंटेड लीफ बनाई वो कैसे गिर जाती। तो मतलब पूरी स्टोरी एकदम सटीक है। स्टोरी है होप की, स्टोरी है सैक्रिफाइस की, स्टोरी है सेल्फलेसनेस की, और ये तीनों ही पॉइंटों में ये जुड़ी हुई है द लास्ट लीफ से। क्योंकि जॉन्सी गिन रही थी लीफ, सूज के लिए खूब मदद करने की कोशिश कर रही थी, परंतु जॉन्सी हार मान रही थी। लीव्स गिर रही थी उनको देख के, और आखिरी लीफ जो 2 दिन तक लगातार टिकी रही, मतलब वो सोचती है कैसे टिकी हुई है, मतलब, है ना।
तो उसने अपनी उम्मीद टिकाए रखी लीफ पे, और जब देखा दूसरे दिन भी वो नहीं गिरी तो उसने सोचा कि मैं खुद ही बुरी लड़की हूँ जो इस लीफ के मतलब इनके चक्कर में खुद की लाइफ खत्म मान रही थी, और लोग मेरे लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ खत्म मान रही थी, तो मैं खुद कितनी बुरी हूँ। तो उसने आखिर में फिर उसके अंदर उम्मीद जगी कि नहीं, मुझे जीना चाहिए। तो ये बात लीफ से जुड़ी हुई है ना। फिर दूसरी तरफ भैरमन जो अपना मास्टरपीस बनाने की बात कर रहा था, उसने मास्टरपीस भी क्या बनाई, द लास्ट लीफ बनाई उसने। और क्यों बनाई उसने ये, जॉन सी को बचाने के लिए। तो द लास्ट लीफ है ना, वो एक इंसान का मतलब उसने दो काम किए, एक तो वो होप का कारण बनी, किसके लिए, जॉन सी के लिए, है ना। दूसरी बात इसने एक एम, एक फाइनल एम या फाइनल उद्देश्य जो एक पर्सन का, एक ड्रीम किसका, भैरमन का ड्रीम भी पूरा कर दिया उसने लास्ट लीफ ने। क्यों, क्योंकि उसने वो मास्टरपीस बना दिया जो जैसा वो बनाना चाहता था, और उस मास्टरपीस ने एक इंसान की जान भी बचाई। तो लास्ट लीफ एकदम सटीक टाइटल है इसका। अब देखो, ओ हेनरी की राइटिंग स्टाइल पूछे कोई, मान लो आपसे, है ना, क्या पूछे कि ओ हेनरी की राइटिंग स्टाइल क्या है। तो देखो इस चीज में हम लोग क्या करेंगे, मैंने शुरू में कुछ पॉइंट आपको बताए थे कि ओ हेनरी किस तरह की लिखा करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें राइटिंग स्टाइल में आपको उसके फीचर बताने पड़ेंगे जो इस स्टोरी के बेस पर या फिर जनरली जो उसके पाए जाते हैं ओ हेनरी के। तो पहली चीज तो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जब स्टार्टिंग में हम लोग जब ओ हेनरी के बारे में जान रहे थे कि वह न्यूयॉर्क के ऊपर लिखता है, न्यूयॉर्क के लोगों के ऊपर। तो ये स्टोरी भी न्यूयॉर्क में ही है ना। किसमें बेस्ड है ये, न्यूयॉर्क पर ही बेस्ड है। मतलब वहां पर जो वॉशिंगटन स्क्वायर की जो बात हो रही थी ना स्टार्टिंग में, कि वॉशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में वगैरह वगैरह जगह है, ये न्यूयॉर्क सिटी की बात है। न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह है ग्रीनविच विलेज, क्या नाम था उसका, है ना। तो वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही है, ठीक है। तो पहली बात तो इसने अगेन एक और स्टोरी लिखी है जो न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के ऊपर है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल में ये चीज क्या आती है। फिर दूसरी चीज, इसकी स्टोरी में मैंने बताया था कि बहुत मतलब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कोइंसिडेंस। तो बिल्कुल कोइंसिडेंस है इसमें। कौन सा वाला, देखो जॉन सी और शू मिली, दोनों मिली, कहाँ मिली, एक रेस्टोरेंट में, एक जगह पर मिली, मतलब एक स्ट्रीट पर एक जगह मिली वो, और उन्होंने पाया कि वो उनमें सब कुछ मैच होता है, उनकी एम्स, उनके इंटरेस्ट, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल, सब कुछ मैच होता है। तो ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा पर्सन मिल जाए दूसरे पर्सन को जिसका सब कुछ मैच होता हो आपस में, मतलब दोनों में आपस में कॉमन हो, और वो इतने अच्छे मित्र बन जाए, और वही शू जॉन सी के जीने के कारण बन जाए, मतलब उसने उसकी जान बचाने में बहुत ज्यादा मदद करी। तो ये कोइंसिडेंस है कि वो ऐसे लोग मिल गए आपस में, ठीक है, ये इत्तेफाक है। तीसरी चीज आपको मिलेगा वो है सरप्राइज एंडिंग। बिल्कुल सरप्राइज तो आप हो ही गए होंगे कि एंड में वो लीफ नहीं थी, वो एक पेंटेड लीफ थी, चित्र बनाई हुई लीफ थी। यही सरप्राइज एंडिंग थी कि वो पत्ती क्यों नहीं गिरी, ठीक है। तो सरप्राइज एंडिंग हो गया तीसरा एलिमेंट। चौथा एलिमेंट हम मानेंगे कि इनकी स्टोरी में आपको आयरनी मिलेगी। क्या मिलेगी, आयरनी मतलब ऐसी सिचुएशन, मतलब आप सोचते थे ऐसा कुछ होगा परंतु बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। सिचुएशनल आयरनी इस स्टोरी में क्या है, सिचुएशनल आयरनी यानी परिस्थिति पर बेस्ड आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी कैसे है कि वी वर एक्सपेक्टिंग, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो आखिरी लीफ, द लास्ट लीफ विल फॉल, कि लास्ट लीफ गिर जाएगी, है ना, वुड फॉल, डेफिनेटली फॉल, परंतु लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, नहीं गिरी। क्यों, क्योंकि वो क्या निकली, एक पेंटेड लीफ निकली। तो पेंटेड लीफ तो कैसे गिरेगी, तो ये आयरनी हो गई कि हम लास्ट लीफ की गिरने की पूरी उम्मीद कर रहे थे परंतु वैसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट हो गया, पेंटेड लीफ थी वो, तो वो कैसे गिरेगी। तो ये सिचुएशनल आयरनी हो गई है, ठीक है। फिर एक मेटाफर, इसकी स्टोरीज में मेटाफर बहुत मिलता है। मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर होप का मेटाफर द लास्ट लीफ है, ठीक है। ये उसका लास्ट लीफ उसका मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये इसकी स्टोरीज में खूब मिलती है ना। फिर छठी चीज हम बोल सकते हैं कि कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी दोनों होती है इसकी स्टोरी में, ओ हेनरी की ट्रेजेडी, है ना। कॉमेडी तो इसमें कैसे हुई कि भाई जिस तरह से जॉन सी एक्ट कर रही थी, एक्ट कैसे कर रही थी कि बस ये पत्तियां सब गिर गई तो मैं मर जाऊंगी, मतलब सब क्या बकवास है यार, क्या बकवास सोच रही है, मतलब कोई पत्तियां गिरने से इंसान मरता है क्या। मतलब पहली बार जब सू ने सुना कि पत्तियां गिर रही है तो बोली क्या बकवास, क्या नॉनसेंस चीज सोच रही हो तुम, पत्तियां गिर जाएंगी तुम मर जाओगे। जब भैरमन को बारे पता चला क्या ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं दुनिया में, तो मतलब ये कॉमेडी वाली सिचुएशन थी कि जॉन सी कैसा सोचना और बाकी लोग किस तरह उस पर रिएक्ट कर रहे थे, है ना, ठीक है। और ट्रेजेडी ये कि एंड में बहरमन मर गया, बहरमन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया जॉन सी को बचाने के लिए,
तो ये ट्रेजेडी हो गई। तो कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी दोनों है। तो समझ गए कि क्या है इसकी मतलब, आप राइटिंग स्टाइल कैसी है ओ हेनरी की, कि न्यूयॉर्क बेस्ड लोगों पे लिखता है, कोइंसिडेंस का एलिमेंट इसकी स्टोरी में होता है, सरप्राइज एंडिंग होती है, आयरनी इस्तेमाल करता है, मेटाफर यूज करता है, कॉमेडी प्लस ट्रेजेडी दोनों मिल जाती है। तो ये इसकी राइटिंग स्टाइल हो गई। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गए होंगे कौन कौन से हैं। इन्हीं क्वेश्चन पर मैंने जो आपको कुछ आइडिया दे दिया किस तरह से आपको लिखना है, क्या लिखना है, उस पर आप डिटेल में खुद लिखना, खुद मेहनत करना। क्योंकि मेरे बताने के बाद में जब तक आप खुद लिखने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आपकी मेहनत सक्सेसफुल नहीं होगी। क्योंकि एक वर्ड टू वर्ड अगर मैं बता दूंगा कि हाँ सर ये ऐसे कैसे भाई उतार लो सब अपनी कॉपी में, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। लिटरेचर के स्टूडेंट हो, खुद की क्रिएटिविटी, खुद की राइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करो, खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर खुद राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। लिटरेचर के स्टूडेंट को हमेशा खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आप खुद एक्सप्लेन करके दिखाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय।